दोस्तों, आज की बाजार ने एक बार फिर साबित किया कि जब ग्लोबल माहौल खराब हो तो घरेलू बाजार भी उससे बचकर नहीं निकल सकता। सुबह से ही बिकवाली का दबाव था, हर तरफ से नेगेटिव संकेत आ रहे थे और निवेशकों के चेहरे पर साफ टेंशन दिख रही थी। निफ्टी 50 सुबह 10 बजे तक फिसलकर 23,317 के दिन के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था और उस वक्त लगभग हर सेक्टर में बिकवाली हो रही थी। लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ बाजार ने जोरदार वापसी दिखाई और आखिर में बीएसई सेंसेक्स 77 अंक चढ़कर 75,315 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 मामूली बढ़त के साथ 23,650 के आसपास बंद हुआ। इस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान आईटी और फार्मा सेक्टर का रहा, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5% मजबूत होकर बंद हुआ। आईटी में खरीदारी की वजह साफ थी। कमजोर रुपया एक्सपोर्ट आधारित कंपनियों की डॉलर में कमाई बढ़ाता है, इसलिए निवेशकों ने इस मौके को भुनाया। लेकिन पूरी तस्वीर इतनी खुशनुमा नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव बना रहा और एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:3 रहा, यानी हर एक शेयर जो चढ़ा उसके मुकाबले 3 शेयर गिरे। निफ्टी बैंक भी करीब 173 अंक टूटकर 53,537 पर बंद हुआ, जिससे साफ दिख गया कि रिकवरी सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक ही सीमित रही। अब असली सवाल यह है कि बाजार में ये उठापटक आ कहां से रही है, तो इसकी जड़ें ग्लोबल माहौल में है। अमेरिका ईरान तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड करीब $111 और WTI ऑयल करीब $108 के आसपास पहुंच गया है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझें, भारत रोज करीब 5 लाख बैरल तेल खरीदता है। जब तेल $60 प्रति बैरल था, तब रोज का बिल करीब 2,100 करोड़ रुपए बनता था। अब $110 और कमजोर रुपए के साथ वही बिल 5,280 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। ये 151% की बढ़ोतरी है और ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। पूरे महीने और साल का हिसाब लगाएं तो नुकसान की गहराई समझ आएगी। और ऊपर से रुपया भी रिकॉर्ड कमजोरी पर पहुंच गया है। रुपया इंट्राडे में पहली बार 96.39 प्रति डॉलर के स्तर तक टूट गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हालात नहीं सुधरे तो रुपया 100 और फिर 120-130 तक भी जा सकता है। ऐसे में आयात और महंगाई दोनों पर भारी दबाव पड़ेगा। इसी दबाव का नतीजा ये है कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को बाजार भाव से सस्ता बेचने की वजह से अभी भी रोज करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। हाल ही में पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा होने से पहले ये नुकसान 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया था और सरकार ने अभी कोई राहत पैकेज देने से मना कर दिया है। जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकता, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, सब्जी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और फिर आरबीआई को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ती हैं। यही वजह है कि बाजार अभी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इस पूरे संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीदरलैंड दौरे के दौरान दुनिया को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका तो पिछले 10 सालों की आर्थिक उपलब्धियां पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं। मतलब हम 2016 के आर्थिक स्तर पर वापस जा सकते हैं। इसी जंग को और भड़काने के संकेत भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर खाड़ी क्षेत्र का मैप अमेरिकी झंडे के साथ और विस्फोट की तस्वीरों के साथ पोस्ट किया है, जो साफ तौर पर ईरान को दी जा रही धमकी माना जा रहा है। ऐसी हरकतें बाजार में जो थोड़ी बहुत सकारात्मकता बनती है उसे भी तोड़ देती हैं। आईईए यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि भले ही युद्ध अगले महीने खत्म हो जाए, तब भी अक्टूबर तक तेल सप्लाई नॉर्मल होना मुश्किल रहेगा। मतलब ऊर्जा संकट और महंगाई का असर लंबे समय तक बना रहेगा। ये कोई 1-2 हफ्ते की बात नहीं है। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट भी चिंता की खबर दे रहा है। अमेरिकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़कर करीब 4.62% तक पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा मतलब ये होता है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहेंगी, जिससे निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित बॉन्ड में लगाने लगते हैं। भारतीय 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 7.07% तक पहुंच गई है, जो घरेलू स्तर पर भी यही संकेत दे रही है। विदेशी निवेशकों की बात करें तो जेफरीज की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2024 से अब तक एफआईआई भारतीय बाजार से करीब 53 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। वित्त वर्ष 2026 में अकेले 21 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बिकवाली हुई, जिससे एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में करीब 8% की गिरावट आई। जेफरीज ने यह भी बताया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े शेयरों में अभी भी एफआईआई की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, जबकि घरेलू निस्थानों की कम है। जीएमआर एयरपोर्ट्स में तो एफआईआई हिस्सेदारी 20% है, जबकि घरेलू निस्थानों की केवल 5%। अगर विदेशी बिकवाली और तेज हुई तो इन शेयरों में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। मूडीज रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि अगले 12 से 18 महीनों में भारतीय कंपनियों की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। बढ़ती लागत, कमजोर रुपया और ग्लोबल अनिश्चितता की वजह से कंपनियां अब आक्रामक विस्तार के बजाय कैश बचाने और बैलेंस शीट मजबूत रखने पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 22 से 26 के बीच कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ औसतन 11% CAGR रही थी, लेकिन अब अगले 2 वर्षों में ये घटकर करीब 4% रहने का अनुमान है। यानी कंपनियां नए बड़े निवेश और विस्तार योजनाओं को फिलहाल धीमा कर सकती। अब थोड़ी राहत की खबर भी सुन लीजिए। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में नरमी के संकेत दिखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन ने 200 बोइंग विमान खरीदने की मंजूरी दी है और 2026 से 2028 के बीच हर साल कम से कम 17 अरब डॉलर के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। इसके साथ शी जिनपिंग के व्हाइट हाउस दौरे की भी खबर आई है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। अब बात करते हैं आज के बड़े स्टॉक्स की। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी आज का सबसे बड़ा सरप्राइज रही। जब पूरा बाजार दबाव में था तब ये शेयर करीब 10% उछलकर अपने पुराने ऑल टाइम हाई 1720 रुपए को पार कर गया। वजह रही शानदार चौथी तिमाही के नतीजे। नेट प्रॉफिट करीब 3 गुना बढ़कर 1044 करोड़ रुपए पहुंच गया। आमदनी 35% बढ़ी और साथ में 11.70 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी हुआ। ग्लैंड फार्मा ने भी चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के दम पर करीब 15% की जोरदार तेजी दिखाई। हिंदुस्तान कॉपर भी अच्छे नतीजों की वजह से मजबूत बंद हुआ। दूसरी तरफ टाटा स्टील अच्छे नतीजों के बावजूद 3% से ज्यादा टूट गया, जो ये बता रहा है कि बाजार अभी सिर्फ पुराने नतीजों से खुश नहीं है, बल्कि भविष्य की मांग और मार्जिन को लेकर भी परखता है। साकार हेल्थ केयर के शेयर में सोमवार को करीब 14% की जोरदार तेजी देखने को मिली और शेयर 836 रुपए के अपर सर्किट के बेहद करीब पहुंच गया। कंपनी ने पिछले एक हफ्ते में करीब 50% और एक साल में लगभग 150% का रिटर्न दिया है, जबकि मार्च 2026 तक FII की हिस्सेदारी 12.94% रही, जो विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है। सुवेन लाइफ साइंसेज के शेयर में दिन के आखिरी मिनटों में जबरदस्त हलचल आई और स्टॉक अचानक 20% उछलकर 253.38 रुपए पर पहुंचकर अपर सर्किट पर लॉक हो गया। इस शेयर ने एक साल में करीब 34% और 3 साल में लगभग 340% रिटर्न दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेज चाल के बाद वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयरों में करीब 9% की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने चौथी तिमाही में मजबूत मुनाफा और रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। साथ ही हाल ही में मिले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रूवल्स ने निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2026 में 35,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स गाइडेंस को पार करते हुए करीब 39,967 करोड़ रुपए का कैपेक्स हासिल किया। अब वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी ने 37,000 करोड़ रुपए का नया लक्ष्य रखा है और ऑर्डर बुक बढ़कर 1.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो आने वाले वर्षों की मजबूत ग्रोथ का भरोसा देती है। भारतीय एयरटेल ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में HDFC बैंक को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। 5G विस्तार, बढ़ती डेटा खपत और बेहतर कमाई ने एयरटेल को यह मुकाम दिलाया, जबकि HDFC बैंक हाल के महीनों में मार्जिन दबाव और धीमी ग्रोथ से जूझ रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का शेयर करीब 9% टूटकर 2 साल से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसकी वजह रही प्रमोटर प्रूडेंशियल PLC की हिस्सेदारी घटाने की योजना, जिसने निवेशकों को घबरा दिया। हालांकि ICICI बैंक ने साफ कहा है कि वो कंपनी में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखेगा और मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा जैसी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां अब भी इस स्टॉक पर भरोसा जता रही हैं। TVS वेन्यू ग्रुप करीब 193.3 करोड़ रुपए का निवेश करके जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.9% तक हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। ये डील TVS ग्रुप की फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी होती महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। ग्रुप पहले से TVS क्रेडिट सर्विसेज के जरिए लेंडिंग में है और PGIM इंडिया एसेट मैनेजमेंट में 100% हिस्सेदारी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन खबर के बावजूद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर 5% और TVS मोटर कंपनी का शेयर 4% टूटा, क्योंकि निवेशक वैल्यूएशन और फंडिंग के असर को लेकर सतर्क है। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस के मार्च तिमाही नतीजे मजबूत रहे। मुनाफा 86 करोड़ से बढ़कर 129 करोड़ रुपए पहुंच गया और 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी हुआ। हालांकि एबिडा मार्जिन हल्का घटकर 21.1% पर आ गया, जो लागत के दबाव की तरफ इशारा करता है। जाइडस वेलनेस का वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही रेवेन्यू करीब 63% बढ़ा, जिसमें शुगर फ्री, ग्लूकॉन डी और एवरी यूथ जैसे ब्रांड्स की मजबूत बिक्री और पिछले अधिग्रहणों का बड़ा योगदान रहा। लेकिन बढ़ती लागत के कारण मुनाफा करीब 6% घट गया। रेवेन्यू बढ़ रहा है, मगर मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। यूनो मिंडा के शेयर में दोपहर अचानक तेज बिकवाली आई और स्टॉक 1090 रुपए के नीचे फिसल गया। कंपनी ने कॉन कॉल में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और महंगी कमोडिटी कीमतों का असर स्वीकार किया और वित्त वर्ष 2027 के लिए 11% मार्जिन गाइडेंस देने के बाद बाजार को चिंता हुई कि इनपुट कॉस्ट और बढ़ी तो मुनाफे पर और दबाव आ सकता है। VRL लॉजिस्टिक्स का चौथी तिमाही मुनाफा करीब 3% घट गया। हालांकि आय में बढ़ोतरी देखने को मिली। बढ़ती लागत और कमजोर मार्जिन ने ऑपरेशनल दबाव बनाए रखा और शेयर में भी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली।
अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर में शुक्रवार को करीब 14% की बड़ी गिरावट आई, जबकि कंपनी के कॉन कॉल में बिजनेस आउटलुक पॉजिटिव था। दरअसल समस्या ये थी कि शेयर का वैल्यूएशन पहले से काफी ऊंचा था, इसलिए जैसे ही अच्छी खबर आई, चालाक निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। एस्ट्रल ने चौथी तिमाही में करीब 20% मुनाफा बढ़ाया और डिविडेंड का ऐलान भी किया, लेकिन रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन बाजार के अनुमान से कमजोर रहे। यही वजह रही कि नतीजे अच्छे होने के बावजूद स्टॉक पर दबाव बना रहा। वोडाफोन आइडिया ने अगले 3-4 वर्षों में अपना ऑपरेटिंग ईबिटा 35% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने 45,000 करोड़ रुपए के बड़े कैपेक्स प्लान को जारी रखा है, जिससे नेटवर्क विस्तार और 4G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर फोकस दिखाई दे रहा है। कंपनी SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की फंडेड और 1,000 करोड़ रुपए की नॉन फंडेड फैसिलिटीज जुटाने की कोशिश में है। दिलचस्प बात यह है कि भारी कर्ज और चुनौतियों के बावजूद वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले 12 महीनों में करीब 93% चढ़ चुका है। वॉस्कॉन इंजीनियर्स को रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर प्रोजेक्ट के लिए 133 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। हालांकि बड़ी डील की खबर के बावजूद बाजार में कमजोरी के चलते कंपनी का शेयर करीब 5% गिरकर 33 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। रॉयल एनफील्ड बनाने वाली आइशर मोटर्स को आंध्र प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए के नए बाइक प्लांट के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी को करीब 215.7 एकड़ जमीन का अप्रूवल मिला है, क्योंकि मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगभग पूरी तरह इस्तेमाल हो रही है। मारुति सुजुकी ने खरखौदा के दूसरे प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसकी सालाना क्षमता 2.5 लाख यूनिट होगी। बढ़ती घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड के बीच ये कदम कंपनी की उत्पादन क्षमता और बाजार हिस्सेदारी दोनों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आइशर मोटर्स आंध्र प्रदेश में करीब 216 एकड़ जमीन 2500 करोड़ रुपए में खरीदने की तैयारी में कर रही है, जो कंपनी की लंबी अवधि विस्तार रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन खबर आने के बावजूद शेयर करीब 1.7% गिरकर 6,894 रुपए पर बंद हुआ, क्योंकि बाजार ने इतने बड़े खर्च को फिलहाल सकारात्मक नहीं लिया। टाटा पावर ने भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ 5,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने का समझौता किया है। इस साझेदारी में हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट्स दोनों शामिल होंगे, जिससे टाटा पावर की ग्रीन एनर्जी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी दोनों मजबूत हो सकती है। मैन इंफ्रा ग्रुप ने मुंबई के बैंड्रा वेस्ट में नई प्रॉपर्टी खरीदी है, जिससे कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू मिलने की उम्मीद है। प्रीमियम लोकेशन प्रोजेक्ट्स आमतौर पर ज्यादा मुनाफे और मजबूत मांग के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर माना जा रहा है। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने 30 जून से अपनी लुधियाना यूनिट बंद करने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि इससे कुल व्यापार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और ये कदम ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लागत नियंत्रण की रणनीति का हिस्सा है। बिटकॉइन में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी करीब $76,711 तक टूट गई। सिर्फ 15 मिनट में करीब $500 मिलियन की बुलिश पोजीशंस खत्म हो गई और इथीरियम और सोलाना जैसे टोकन भी दबाव में आ गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक $76,000 से $76,800 के बीच मजबूत सपोर्ट है, जबकि $80,000 के ऊपर वापसी मजबूती का संकेत होगा। स्पेसएक्स के संभावित आईपीओ को लेकर भी बाजार में चर्चा तेज है, जिसका वैल्यूएशन करीब $2 ट्रिलियन बताया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स इसे बाजार में बढ़ती ओवरहीटिंग का संकेत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जब वैल्यूएशन इतने आसमान पर हो तो सतर्कता जरूरी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घरेलू उत्पादन पर जोर दिया है। सरकार जल्द उन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की सूची जारी करेगी जिनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। साथ ही 15 अगस्त 2026 से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान तेज करने, तेल बिजली बचाने और रुपए जैसे भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने की अपील की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के उन्मेष शर्मा ने SBI लाइफ और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि SBI लाइफ मजबूत ग्रोथ का फायदा उठा सकती है और पावर ग्रिड भारत की बढ़ती बिजली मांग की थीम पर सबसे दमदार दाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में 20x से नीचे वैल्यूएशन पर खरीदारी का मौका है और एशियन पेंट्स, क्रॉम्पटन और शोभा जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स भी हाल की करेक्शन के बाद फिर से आकर्षक दिख रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात, इन सब खबरों के बीच अपने पोर्टफोलियो के बारे में क्या करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब बाजार में इतना अंधेरा है तो पोर्टफोलियो खाली कर दो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। निफ्टी 50 पिछले 2 साल में करीब फ्लैट है, लेकिन इसी दौरान बहुत सारे अच्छे बिजनेस वाले शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। आपके रिटर्न निफ्टी से नहीं, आपकी कंपनियों के बिजनेस से बनते हैं। निफ्टी कभी 5,000 पर था, अब 25,000 के करीब है, लेकिन इस दौरान कई कंपनियां डीलिस्ट हो गई और निवेशकों का पैसा डूब गया। ये साबित करता है कि इंडेक्स देखकर पोर्टफोलियो बनाना सही नहीं है। सही कंपनी चुनिए जिसका बिजनेस मजबूत हो, भविष्य स्पष्ट हो और ग्रोथ की असली ताकत हो। उसमें चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, पैसा बनता ही है। आज बाजार ने वो खेल खेला जो इन दिनों आम हो गया है। सुबह डर, दोपहर में रिकवरी और शाम को ठीक ठाक बंद।
निफ्टी 23,317 तक गिरा और वापस 23,650 पर बंद हुआ। लेकिन असली तस्वीर ये है कि हर 3 शेयर गिरे तब एक चढ़ा, यानी रिकवरी दिखावे की जाना हकीकत में कम थी। बाजार की जड़ में जो आग लगी है वो ग्लोबल है। $111 का क्रूड 96 के पार गिरा रुपया और अमेरिका ईरान का बढ़ता तनाव मिलकर भारत का तेल आयात बिल 2100 करोड़ से उठाकर 5280 करोड़ रुपए रोज तक ले गए हैं। ये महंगाई बढ़ाएगा, ब्याज दरें ऊंची रखेगा और बाजार को दबाए रखेगा। लेकिन इसी माहौल में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग 10%, साकार हेल्थकेयर 14% और सुवेन लाइफ साइंसेज 20% उछली और यही असली सबक है। निफ्टी देखकर घबराने वाले बाहर बैठे रहे, सही कंपनी पकड़ने वाले कमाते रहे। बुरा वक्त बाजार का होता है, अच्छे बिजनेस का नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि शेयर बाजार की हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले